हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने रेडॉक्स रिएक्शन वाले टॉपिक के अंदर लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और एन फैक्टर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अपन ने कैलकुलेट करना सीख लिया था। एन फैक्टर तक अपनी बात पहुंच चुकी है, ठीक है। चले आज आगे बात करते हैं। देखिएगा, उसी से रिलेटेड बात होगी। थोड़ा सा टॉपिक मैंने चेंज कर रहा हूँ। मैंने आपको जो टॉपिक बताए थे, मैंने कहा अपन को ये पढ़ने हैं, तो कुछ टॉपिक मोल्स के थे, मैंने कहा रेडॉक्स में बात करेंगे। आज उन्हीं टॉपिक्स को बात करने वाला है बेसिकली, ठीक है। चलिए सबसे पहले आज हेडिंग लगाते हैं अपन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, ठीक है। क्या होता है इक्विवेलेंट मास? बेसिक डेफिनेशन बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं। इक्विवेलेंट मास बेसिकली होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसके फॉर्मूले जनरेट होते हैं। सबसे बड़ी बात, फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ठीक है। चलो इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं अपन। तो देखिएगा, द मास ऑफ द सब्सटेंस, डेफिनेशन बता रहा हूं, द मास ऑफ द सब्सटेंस which react with the mass of the substance which react with 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine is known as इक्विवेलेंट मास। बेसिकली मैं ये बोल दूं, बेसिकली मैं अगर ये बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम से जो रिएक्ट करे, या फिर ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट करे, या फिर क्लोरीन के 35.5 ग्राम से जो रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 8 ग्राम और क्लोरीन का 35.5 ग्राम से जो मास रिएक्ट करेगा किसी भी एलिमेंट का, वो उसका क्या होगा? इक्विवेलेंट मास होगा। अच्छा, ऐसा है तो मैंने कहा एग्जाम्पल देखो, अभी मालूम चल जाएगा। एग्जाम्पल से ही मालूम चलेगा अपन को। मेरे को जैसे ये पूछ लिया गया, इसी डेफिनेशन का यूज करेंगे अपन। एग्जाम्पल, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, ये पूछ लिया कि बताओ क्या होगा। तो मैंने कहा देखो भैया, ऐसी बात है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम अगर आपको कैलकुलेट करना है ना, तो सोडियम की इन तीनों में से किसी एक के साथ रिएक्शन मालूम होनी चाहिए। तो सबने कहा कि बहुत आसान है, 2NaCl बनेगा, ये 2 बनेगा। मैंने कहा ठीक है, अपन मोल तो पढ़ चुके हैं, इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल रिक्वायर्ड है। 2 मोल का मतलब 46 ग्राम हो गया, बोलो इसका हो गया 71 ग्राम। तो देखो 71 ग्राम Cl रिएक्ट विथ 23 ग्राम ऑफ द सोडियम। और क्लोरीन के लिए कितने पर डिफाइन होता है? 35.5। तो 1 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट विथ 23/71 एंड 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विथ 23/71 इंटू 35.5। यही आएगा क्या? गड़बड़ हो गया मामला, सॉरी 46 था यहां पे। ये 46, तो ये तो हो जाएगा 2 टाइम्स और ये बच गया लास्ट में 23। तो क्लोरीन के 35.5 ग्राम से सोडियम कितना रिएक्ट कर रहा है? 23 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इक्विवेलेंट मास ऑफ, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम जो होगा वो कितना होगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23। बात समझ में आई? आ रही बात समझ में? एक और एग्जांपल देखो, बात समझ में आएगी। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला तुम लोगों को इक्विवेलेंट मास ऑफ, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कैलकुलेट करना है आपको। अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम अगर कैलकुलेट करना है ना, तो मैग्नीशियम की इन तीनों में से किसी एक के साथ रिएक्शन मालूम हो आपको, या तो हाइड्रोजन के साथ मालूम होना चाहिए,
या फिर ऑक्सीजन के साथ मालूम हो या फिर क्लोरीन के साथ मालूम हो, इन तीनों में से किसी एक के साथ रिएक्शन नॉन होनी चाहिए। मेरे को मालूम है मैग्नीशियम का रिबन लेते हो और इसे एयर में जलाते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट कलर का पाउडर बनता है MgO। रिएक्शन मालूम है अपन को, 10th क्लास की है। Mg प्लस O2 कन्वर्ट हुआ MgO में, तो मैंने कहा रिएक्शन ऐसे बैलेंस होगी। लो भैया कर दी मैंने। इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो इसका 2 मोल का वेट कितना हो गया 48 ग्राम, इसका 1 मोल का कितना हो गया 32 ग्राम। बस अब मेरे को मालूम है 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 48 ग्राम मैग्नीशियम। 48 ग्राम मैग्नीशियम के साथ ही तो रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 48 डिवाइड बाई 32। और ऑक्सीजन के लिए कितने पे डिफाइन होता है इक्विवेलेंट मास? 8 ग्राम पे। तो 8 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 48 अपॉन 32 इंटू 8, ये हो जाएगा 12। देन इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 12। इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? बोलो, आ रही है बात समझ में? इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है। अब कोई कह रहा है कि जरूरी थोड़ी ना सर मेरे को कि ये वाली रिएक्शन ही याद होती, कोई जरूरी थोड़ी ना मेरे को ये वाली रिएक्शन याद होती। मैंने कहा बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, Mg की रिएक्शन ऐसे भी तो हो सकता था, तुम्हें अगर ये वाली मालूम होती Mg प्लस Cl2 कन्वर्ट MgCl2। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। इसका 24 ग्राम होता, इसका 71 ग्राम होता, तो 71 ग्राम क्लोरीन से कितना रिएक्ट कर रहा है? 24 ग्राम। 1 ग्राम से कितना करेगा? 24 अपॉन 71, और इसलिए 35.5 से कितना करेगा? 24 अपॉन 71 इंटू 35.5 कितना हो जाएगा बोलो? 12। वापस 12 ही आया, देखो वापस कितना आएगा? 12। तो जो रिएक्शन आपको याद है उससे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो रिएक्शन आपको याद है उससे कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर? चलो आगे। ठीक है। अब मेरे लिए दिक्कत क्या है बताता हूं। दिक्कत क्या है सबसे बड़ी? बार बार कौन तो रिएक्शन लिखेगा? कभी रिएक्शन याद हो कभी याद नहीं हो। कुछ कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ कंपाउंड्स हो सकता है, कुछ एलिमेंट्स हो सकता है जो इनके साथ रिएक्ट भी नहीं करे, तो अपन को आइडिया ही नहीं चलेगा। तो मैं एक इक्विवेलेंट मास का शॉर्ट तरीका दे रहा हूं कि इक्विवेलेंट मास जो होता है, इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है किसके बराबर? अगर एटम है तो एटॉमिक मास ले लो, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट ले लो। एटम है तो एटॉमिक मास ले लेना, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन डिवाइड कर दो n फैक्टर या वैलेंस फैक्टर से। इसको और नाम है एक वैलेंस फैक्टर भी नाम है। n फैक्टर या वैलेंस फैक्टर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। इक्विवेलेंट मास होगा एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई n फैक्टर या वैलेंस फैक्टर। तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट तो मेरे को मालूम है, जैसे अगर मैग्नीशियम होता तो एटॉमिक मास कितना पुट करता? 24। अब अपन को कैलकुलेट क्या करना है? n फैक्टर। क्या कैलकुलेट करना है? n फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। तो अपनी हेडिंग जो रहेगी वो n फैक्टर की रहेगी। रेडॉक्स के लिए तो अपन ने n फैक्टर कैलकुलेट कर लिया था, अब दूसरी रिएक्शनों के लिए कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सुनिएगा बात। अपन ने कहा कि इक्विवेलेंट मास जो होता है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर, ये होता है। ठीक है। अब अपन n फैक्टर के ऊपर बात करते हैं। n फैक्टर होता क्या है?
एन फैक्टर क्या होता है। अलग अलग केस में वैलेंस फैक्टर बोलो एन फैक्टर बोलो, अलग अलग केस में एन फैक्टर अलग आएगा। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में अपन ने बोला था चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल इज नोन एज एन फैक्टर और वैलेंस फैक्टर, जिसे अपन ने टोपी बोला था, है ना, या टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल, तो वो तो रेडॉक्स के लिए था। अब दूसरी रिएक्शन के लिए देखो कैसे होगा, तो मैं अलग अलग केस बना रहा हूं। केस फर्स्ट, फॉर एटम ऑब्लिक आयन, एटम हो कोई या फिर आयन हो, एटम या आयन का जो एन फैक्टर होगा वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम ऑब्लिक आयन, ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। जैसे सुनना बात को, एग्जाम्पल लेते जा रहे हैं अब। पहला एग्जाम्पल सोडियम, कंबाइन स्टेट में बात करेंगे, है ना, कंबाइन स्टेट में ही आए। तो सोडियम का मेरे को मालूम है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इन कंबाइन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर इज +1, +1 हो गया, तो इसका एन फैक्टर जो होगा, मेरे को प्लस माइनस से लेना देना नहीं है, एन फैक्टर इज इक्वल टू 1। एन फैक्टर कितना आ गया 1, क्योंकि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो इसका एन फैक्टर होगा 1। एन फैक्टर 1 होगा तो इक्विवेलेंट वेट, एटम है या मॉलिक्यूल है, एटम है, तो 23 डिवाइड बाई 1 कितना हो जाएगा 23। पहले कैलकुलेट किया था तब भी तो 23 आया था, सही है बात। अगला एग्जांपल मैग्नीशियम, मैंने कहा मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +2 इन कंबाइन स्टेट, तो एन फैक्टर जो होगा वो 2 होगा। इक्विवेलेंट वेट जो होगा एटॉमिक वेट 24 डिवाइड बाई 2 12 हो जाएगा, बोलो ठीक है। अगला थर्ड नंबर एग्जांपल देखो, थर्ड नंबर एग्जांपल देखो, एल्यूमिनियम दिया, तो एल्यूमिनियम का कंबाइन स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर +3, देन एन फैक्टर इज 3, इक्विवेलेंट वेट इज 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। चलो अगला एग्जांपल देखो, फोर्थ नंबर, जैसे मान लो क्लोरीन है, ऑक्सीडेशन नंबर इन कंबाइन स्टेट जनरली -1, जनरली क्या होगा -1, हेलोजन का जो लिखवा रखा है, अगर -1 हुआ तो इसका एन फैक्टर क्या होगा 1, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एटॉमिक वेट 35.5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 35.5। ठीक है, आगे देखो, ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा -2, इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8, ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन की बात हुई, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहे +1 हो चाहे -1 हो, तो एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर 1, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 1 डिवाइड बाई 1। एक बात बताओ, सुनना बात को से, मैंने बोला था हाइड्रोजन के 1 ग्राम से रिएक्ट करे, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट करे, या क्लोरीन के 35.5 से ग्राम से रिएक्ट करे, या हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 ही है, 8 ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट है, और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट भी कितना है 35.5। इसका मतलब कोई भी दो एलिमेंट होते हैं ना, उनके इक्विवेलेंट वेट आपस में रिएक्ट करता है बराबर इक्विवेलेंट वेट। जो क्लोरीन के 35.5 से रिएक्ट करता है वो सामने वाले का इक्विवेलेंट वेट होता है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट हमेशा, इक्विवेलेंट वेट जो होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं। आगे समझाएंगे इसको, और बस आपको तो ये ध्यान रखना था, ये इसका इक्विवेलेंट वेट था स्टैंडर्ड, ये 8 इसका स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वेट था, ये 35.5 इसका क्या था स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वेट था। बात क्लियर, बोलो, चलो आगे चले, चलो। अगर कभी ऐसा दे रखा हो, ऐसा दे दे Fe, अब Fe के बारे में कंफ्यूजन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 भी हो सकता है या +3 भी हो सकता है, फेरस हुआ तो +2, फेरिक हुआ तो +3, तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो आएगा वो या तो 56 डिवाइड बाई 2 आएगा, और फेरिक होगा तो 56 डिवाइड बाई 3 आएगा। तो अगर आपको बोले फेरिक है, आपको क्या बोले फेरिक है, तो 56 डिवाइड बाई 3 कर देना, फेरस बोले तो 56 डिवाइड बाई 2 कर देना। इसका मतलब इक्विवेलेंट मास चेंज हो सकता है, इक्विवेलेंट मास चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर पे
जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उनके इक्विवेलेंट मास कभी भी फिक्स नहीं रहेंगे, ये क्या आएंगे, वेरिएबल आएंगे। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन आपको पूछे इक्विवेलेंट मास वेरिएबल होता है तो बिल्कुल होता है साहब, ये देख लो। केस फर्स्ट समझ में आ गया एन फैक्टर का। केस सेकंड देखें, केस सेकंड देखें, केस सेकंड फॉर रेडिकल। रेडिकल होता किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज दे रखा होता ना तो उसे रेडिकल बोलते हैं। फॉर रेडिकल, अब मॉलिक्यूल होगा और उसके ऊपर क्या दे रखा होगा, चार्ज दे रखा होगा। तो चार्ज दे रखा है तो एन फैक्टर जो होगा, एन फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा चार्ज ऑन रेडिकल, चार्ज ऑन रेडिकल। जो रेडिकल के ऊपर चार्ज दे रखा है वही क्या होगा, एन फैक्टर होगा। जो रेडिकल पे चार्ज दे रखा है वही क्या होगा, एन फैक्टर होगा। तो ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे सल्फेट दे दिया SO4-2, चार्ज हो गया इसका -2, तो एन फैक्टर हो जाएगा इसका 2। मैग्नीट्यूड देखना अपन को, तो एन फैक्टर हो गया 2, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 96 डिवाइड बाय 248। ठीक है, और देखो जैसे अगर आपको ऐसा मिल गया, कार्बोनेट मिल गया CO3-2 मिल गया, कोई बात नहीं, इसका एन फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। 2 होगा तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो गया इसका 60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अगला और देखो, अमोनियम आयन मिल गया NH4+, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा बताओ, चार्ज कितना है, 1 है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट 18 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है बात, ये इनके इक्विवेलेंट वेट आ गए रेडिकल के लिए। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं? चलो आगे बात करते हैं। केस सेकंड तक की बात हो गई अपनी, केस थर्ड बात करते हैं। जो अपन को अब मेनली मिलेगा, जो अपन को मेनली मिलने वाला है, क्या मिलने वाला अपन को, कंपाउंड मिलता है। एग्जाम में क्या मिलता है, कंपाउंड। तो केस थर्ड फॉर कंपाउंड, किसके लिए बात करेंगे, कंपाउंड्स के लिए। अब जैसे कोई कंपाउंड है, NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जैसे कोई ऐसे कंपाउंड दे रखे हैं, तो ना तो उनके ऊपर चार्ज है ना वो एटम है, तो देखो कैसे करना है। जब भी कंपाउंड्स दे रखा हो तो उसका एन फैक्टर जो होता है कंपाउंड्स का, वो होता है कॉमन चार्ज। कॉमन चार्ज का मतलब होता है या तो पॉजिटिव चार्ज देख लो टोटल, या फिर नेगेटिव चार्ज देख लो टोटल। अगर कोई मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल है, अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उतना नेगेटिव भी होना चाहिए। अगर कोई न्यूट्रल है मतलब उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 है, तो इसका मतलब प्लस का 10 होगा तो माइनस का 10 भी तो होना चाहिए ना। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना को उतना नेगेटिव चार्ज होगा। तो मैंने बोला कॉमन चार्ज, कॉमन चार्ज का मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज ले लो या फिर नेगेटिव चार्ज ले लो, जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो वो ले लो, कॉमन चार्ज। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल लिया मैंने कैल्शियम कार्बोनेट। तो किसी ने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट को आप ऐसे लिख सकते हो, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। मैंने कहा ठीक है, तो देखो कार्बोनेट के ऊपर भी तो -2 हुआ ना साहब, हुआ तो एन फैक्टर कितना हो गया, कॉमन चार्ज कितना दिख रहा है, +2 -2 मीन्स 2। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट 100 डिवाइड बाई एन फैक्टर 2 इज इक्वल टू 50। चलो किसी का इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, इसका अल्टरनेटिव वे ऐसे भी तो हो सकता था। मैंने कहा कैसे, कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अपन ब्रेक कर दे। हाँ बिल्कुल सही बात है, ब्रेक कर दो, कैल्शियम +2 और CO3-2 में ब्रेक कर दो। अब ये तो फर्स्ट वाला केस हो गया, ये सेकंड वाला केस हो गया इन फैक्टर का, बिल्कुल सही बात है।
तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो 40 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इसका 60 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, तो मैंने कहा 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 आएगा, और ये देख लो 50 आया था पहले। तो चाहे ब्रेक करके करो चाहे डायरेक्ट कॉमन चार्ज देख के करो, सेम बात आएगी। ठीक है, अपन डायरेक्ट कॉमन चार्ज देख लेंगे। सेकंड नंबर एग्जांपल, सेकंड नंबर एग्जांपल देखा मैंने, जैसे किसी ने कहा अगर आपको इसका कैलकुलेट करना है, क्या नाम है, NaCl का, तो NaCl का कैलकुलेट करना है, तो मैंने कहा ये काम करो ना, इसका एन फैक्टर कैलकुलेट कर लो। कॉमन चार्ज 1 होगा, Na के ऊपर +1 Cl के ऊपर -1, तो इक्विवेलेंट वेट 58.5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 58.5। चलो आगे देखो, किसी ने कहा ये काम करो ना, मैंने कहा हाँ बताओ, इसका कैलकुलेट कर लो। किसका कैलकुलेट करे बताओ? Fe2O3 का करना है। मैं कहता हूँ आयरन के ऊपर +2, आयरन के ऊपर +3 है, आयरन के ऊपर ये इसका ले लो, छोड़ो आप तो, Al2SO4 होल थ्राइस। तो कॉमन चार्ज क्या होगा? एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3 और सल्फेट के ऊपर होता है -2। ठीक है, कितने एल्यूमिनियम में? 2 है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? +6। -2 है, कितने सल्फेट है? 3 है, तो -6। कॉमन चार्ज क्या हो गया? 6। तो एन फैक्टर क्या बन गया इसका? 6 बन गया। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 6 कर दो। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 27 का डबल 54, 27 का डबल 54, और 96 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 96 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 माइनस कर दो, 288 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 9 और 5 4 3 42 डिवाइड बाई 6, 5 पीछे बच गया 4, 57 आ गया 57। अब किसी ने कहा जरूरी थोड़ी नहीं ऐसे करते हैं। मैंने कहा हाँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आपने क्या आयन अलग अलग जब स्प्लिट कर ही दिए थे, तो इनके अलग से कैलकुलेट कर लो और इनको ऐड कर दो। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। Al+3 का भी अपन कैलकुलेट कर चुके थे, 9 आएगा। सल्फेट का अपन अभी कैलकुलेट कर चुके थे, 48 आएगा। दोनों को ऐड करो, कितना आया? ये देख लो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप आयन में स्प्लिट करके करो, ये देखो, और चाहे कॉमन चार्ज कैलकुलेट करके करो। हो गया केस 3 4 कंपाउंड्स के लिए। आओ केस 4। केस 4 केस 4 की अगर अपन बात करें तो है फॉर एसिड के लिए। एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या होगा? मैं देखो एसिड आपको यहीं पे करवा सकता था, बेसिकली यहीं पे करवा सकता था, लेकिन मैं एक अलग से हेडिंग दे रहा हूं क्योंकि वहां पे 3 एक्सेप्शन आने वाले, बस इसलिए बात है। एसिड के लिए एन फैक्टर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, और एसिडिक हाइड्रोजन को जो है वो अपन बोलते हैं बेसिसिटी। क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे, जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। बात ढंग से सुनना। एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन कौन होता है? एसिडिक हाइड्रोजन कौन होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है जो सोनेक्स से कनेक्टेड हो। किससे कनेक्टेड हो? सोनेक्स से। एस का मतलब जो सल्फर से कनेक्टेड हो, ओ का मतलब ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो, एन का मतलब नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो, एच का मतलब हेलोजन से कनेक्टेड हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज हो। सोनेक्स sp है, सोनेक्स sp। ये ध्यान रखना होता है। एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है वो सोनेक्स sp होता है। एस का मतलब सल्फर से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, हेलोजन से, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड होता है, उसी को एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हुए चले। इधर मैं लिख रहा हूं एसिड, इधर लिख रहा हूं उसका एन फैक्टर,
और इधर लिख रहे हैं अपन उसका इक्विवेलेंट वेट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, एट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर, ऐसे करके लिखेंगे। मैंने लिखा एसिड HCl, घबराने की कोई बात नहीं। H किससे कनेक्टेड है? Cl से कनेक्टेड है। एसिडिक हाइड्रोजन होगा एक ही है, n फैक्टर 1, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। H2SO4, अगर आपको रियलिस्टिक बात करनी है तब तो H2SO4 का आप स्ट्रक्चर बना लो तो आपको मालूम चलेगा दोनों हाइड्रोजन जो है वो किससे कनेक्टेड है। ये देखो मैं साइड में स्ट्रक्चर बना ही लेता हूं। दोनों हाइड्रोजन जो है वो किससे कनेक्टेड है? ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन जो होती है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है। एसिडिक होती है तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। थर्ड नंबर अगर अपन बात करें तो ऐसा बोल सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, अगर इसका स्ट्रक्चर किसी को देखना है तो ऐसा स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है तो n फैक्टर 2, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा 90 डिवाइड बाय 2 मींस 45, इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 डिवाइड बाय 2 49 और इसका 36.5 हुआ। ठीक है। अब बात मुद्दे की सुनना, ऑक्जेलिक एसिड अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में हो, ये लो, तो n फैक्टर तो अभी 2 ही होगा, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया इस बार 126 हो गया। कितना हो गया? 126 डिवाइड बाय 2 और वो कितना हो जाएगा? 63। तो अगर आपको हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड बोले, हाइड्रेटेड का मतलब होता है H2O कनेक्टेड हो, हाइड्रेट ऑक्जेलिक एसिड बोले तो इक्विवेलेंट वेट है 63, अदरवाइज डिहाइड्रेट बोले तो 45। ठीक है बात। चलो और एसिड बताओ कौन सा, जो भी लेना चाहते हो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। मैंने लिया H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, नाम पढ़ चुके हो आप, है ना? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। स्ट्रक्चर बनाया, इसका स्ट्रक्चर बनाया तो ये वाला आया, ऑक्सीजन से कनेक्टेड, सोनिक से कनेक्टेड तो एक ही है, जबकि दिख कितनी रही है? 3। जो दिखता है वो होता नहीं है, वो यहां पे प्रूव हुआ, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही आएगा। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर ये वाला होता है, एसिडिक हाइड्रोजन 2, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2, H3PO4 n फैक्टर 3, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3। कैसे? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये वाला होता है, ये। ठीक है बात। एसिडिक हाइड्रोजन के बेसिस पे मैंने ये बता दिया एसिड के लिए क्या होगा। बात सारी क्लियर। चले आगे, केस 5 लीजिएगा। केस 5, केस 5 फॉर बेस, बेस के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। फॉर बेस, बेस के लिए जो n फैक्टर कैलकुलेट करते हो आप, नंबर ऑफ OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, और इसको अपन बोलते हैं एसिडिटी। OH माइनस आयन को क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। जैसे मैं यहां पे कुछ बेस लिख रहा हूं, उनकी एसिडिटी कितनी होगी और उनका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, तो NaOH लिख दिया। एक ही OH है, एक OH है तो एसिडिटी 1 हो जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा और वो कितना है? 40। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, 2 हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2, 74 डिवाइड बाय 2 37। AlOH होल थ्राइस लिख दिया कभी गलती से भी, वीक बेस है वो, 3 हो जाएगा एसिडिटी, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3। इसमें ऐसा कोई लोचा नहीं है,
उसमें वो 3 जो थे ना, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड और H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, उनके बारे में ध्यान रखना 1 2 3 होते हैं, बाकी तो जितने H दिखते हैं उतना ही होता है, बस वो 3 केस ऐसे जो दिखता है वो हो नहीं रहा है, ठीक है। 3 में भी 2 हाइपोफॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस एसिड दिखते हैं, तो दोनों में 3 हाइड्रोजन, लेकिन एन फैक्टर 1 और 2 आ रहा है। बात क्लियर सारी? चलो आगे। तो बेस के लिए कोई ज्यादा माता बची नहीं है। नेक्स्ट केस नंबर 6। केस नंबर 6 फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो बात कर चुके हैं कल, थोड़ी बात और कर लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर क्या होता है भैया? एन फैक्टर होता है, या तो 2p बोल दूं, है ना, या अगर सही लैंग्वेज में लिखे तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, या टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल, ये होगा, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, फेमस एग्जांपल, ठीक है, उनके अपन कैलकुलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया, डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 या K2Cr2O7 ले लो, जो अपन को मिलने वाला है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो तुम लोगों ने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा था, Cr+3 में कन्वर्ट होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? तो मैंने कहूंगा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6+3, एन फैक्टर लिख रहा हूं सीधा, +6 से +3 में गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3, कितने क्रोमियम है? 2 है, तो एन फैक्टर आ गया 6। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 6। K2Cr2O7 जो होता है वो ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, जबकि Cr+3 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं, KMnO4। KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर्पल कलर का कंपाउंड है। KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, बट K2Cr2O7 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम। ओनली कौन से मीडियम में होगा? एसिडिक मीडियम में ही शो करेगा, जबकि ये तीनों मीडियम में शो कर सकता है, और तीनों मीडियम में जो है वो अलग अलग रिएक्शन शो करेगा। कैसे? KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम हो तो जाता है Mn+2 में। Mn+2 इज कलरलेस। स्ट्रॉन्ग अगर बेसिक हो, स्ट्रॉन्ग बेसिक, तो जाता है MnO4-2 में, MnO4-2 में, ग्रीन कलर। और स्लाइटली बेसिक हो, स्लाइटली बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम लिखा हुआ हो, तो उस कंडीशन में जाता है MnO2 में। MnO2 जो है या तो ब्लैक कलर का कंपाउंड बोल सकते हैं या डार्क वॉयलेट कलर का भी बोल सकते हैं। डार्क वॉयलेट बोलो, ब्लैक बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब सुनना ढंग से सुनना। इन तीनों मीडियम में एन फैक्टर अलग अलग आएगा, तो उसका इक्विवेलेंट वेट भी अलग अलग आएगा। बोलो, एन फैक्टर अलग आएगा तो इक्विवेलेंट वेट भी तो अलग आएगा। तो सुनना बात को, KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, इधर +2, चेंज कितने का हो गया? 5 का, तो एन फैक्टर आ गया 5। इक्विवेलेंट वेट आएगा कितना? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 5। मैं आगे क्वेश्चन करवाने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस का, तो ध्यान रखना। KMnO4 वो बोलेगा, फाइनल प्रोडक्ट नहीं लिखता है, वो ऐसा बोलता है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो अपन को ध्यान में रखना है एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? Mn+2। वैसे आप इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो। स्ट्रॉन्ग बेसिक है तो +6 में, +7 में, तो 1 का चेंज हुआ, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1।
स्लाइटली बेसिक है या न्यूट्रल है तो +4 में 7 से +4 3 का चेंज हुआ, बोलो कर लोगे इस टाइप से। ये मैंने 2 एग्जांपल बताए, ये तो 2 एग्जांपल नॉर्मल रिएक्शन के थे, नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन के थे, ठीक है। डिसप्रपोर्शन और वो भी तो बताई थी ना, डिसप्रपोर्शन और ये रिएक्शन भी तो बताई थी। अब जैसे एक डिसप्रपोर्शन, कोई भी डिसप्रपोर्शन एक ले लो, Cl2 लिया मैंने, OH माइनस लिया था तो बना था Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, यही बना था। इसका n फैक्टर चाहिए तो मैंने तो आपको एक ही बात समझाई थी, इधर 5 आता है, इधर 1 आता है, इधर 3 आता है। टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा है इसके अंदर वो हो रहे 5, तो इसका मतलब n फैक्टर जो होगा ऑफ Cl2, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल 5/3, 3 मॉलिक्यूल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो 5/3 कल भी बताया था। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 5/3, इसका मतलब 3m/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3m/5 आ जाएगा। बोलो। 4th नंबर एग्जांपल, जो ये रिएक्शन करवाई थी अपन ने, ये वाली ले लो, कॉपर प्लस HNO3 CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO। इस वाली रिएक्शन में मालूम है ना कि इधर अपन ने किया था 3 का चेंज आ रहा था, तो इधर अपन ने किया था 3, इधर किया था 2, तो अपने लिए यहाँ 3 आया था और यहाँ पे 8 आया था। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितने हुए थे? टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड अपन ने कैलकुलेट किया था, अभी भी कैलकुलेट करके बता सकता हूं। कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 3 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 6। n फैक्टर ऑफ HNO3 फॉर HNO3 6 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3/4। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 3/4, इसका मतलब 4m/3, ये आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? 4m/3 आ जाएगा। बात सारी क्लियर? इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चन करेंगे उस समय और बात करेंगे, इनकी तो बात मैं कर चुका हूं, कुछ क्वेश्चन करेंगे उस समय और बताए जाएंगे इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उस समय आपसे और कैलकुलेट करवाया जाएगा। ये सारी बात हो गई इक्विवेलेंट वेट की। अब तो किसी का भी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हो ना। बात सारी क्लियर? बोलो। चलो आगे, चल अब आगे बात करते हैं। अब आपको जितनी भी रेडॉक्स रिएक्शन लिखाई है ना, उसमें आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेना, मींस मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर। वैसे n फैक्टर कल कैलकुलेट करना सिखा दिया था आपको रेडॉक्स के लिए। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, नॉर्मेलिटी, कैपिटल N। ये भी नहीं पढ़ाया था, कंसंट्रेशन टर्म्स में बोला गया था, रेडॉक्स पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे। तो देखो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस in 1 liter solution, number of gram equivalence of solute, number of gram equivalence of solute in 1 liter of solution, number of gram equivalence of solute in 1 liter of solution is known as normality। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस के फॉर्मूले को ओपन कर रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में हो जाएगा। इसका मतलब क्या बात हुई, सुने बात को, ये मोलारिटी जैसा ही है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की जगह मोलारिटी में क्या आता है, मॉलिक्यूलर वेट, या फिर ऐसा बोल दूं मोलारिटी की तरह ही है, मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, किसी का भी पूछेगा तो कर लोगे कैलकुलेट, बोलो। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा दिखा, 49 ग्राम H2SO4, 49 क्यों ले रहे हो, 24.5 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 250 ml solution, calculate its normality। तो अपन क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 24.5 अपॉन इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लिया था 49 डिवाइड बाई 250 ml मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। ये हो गया 1/2 और ये हो गया 4/2 मीन्स 2 नॉर्मल हो गया। कैसा सॉल्यूशन हो गया, 2 नॉर्मल हो गया कैलकुलेट, बोलो। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनता है। अगले बात देखिए, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन होगा, अब इसकी बात करनी है। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा उसकी बात करते हैं। सुने बात को, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी, तो मैंने कहा ये काम करो ना, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखो, n इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भैया, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। n बाई m कर दो, n बाई m करोगे तो ऐसा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट चला जाएगा ऊपर अपॉन मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। अभी अपन ने n फैक्टर के बारे में बात की थी, n या इक्विवेलेंट वेट की बात की थी, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर आ रहा था। मैंने n फैक्टर को इधर भेज दिया, इक्विवेलेंट वेट को इधर लगाया गया है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, n फैक्टर होता है। क्या होता है, n फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। n फैक्टर तो अपन चेक कर चुके हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगी, मोलारिटी इनटू n फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। अब मैंने यहां पे कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, इधर तो मैं लिख रहा हूं कुछ कंपाउंड्स और इधर लिख रहा हूं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी, ये लिख रहा हूं, ठीक है। देखो क्या, जैसे HCl है तो HCl का n फैक्टर 1 हो गया, तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलारिटी हो गया। H2SO4 लिखा तो नॉर्मेलिटी जो होगी वो 2 टाइम्स होगी मोलारिटी का, n फैक्टर 2 है। NaOH लिखा तो नॉर्मेलिटी मोलारिटी के बराबर होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा तो नॉर्मेलिटी 2 टाइम्स होगी मोलारिटी के। अपने 3 फेमस एग्जांपल, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, n फैक्टर एक ही है, नॉर्मेलिटी बराबर मोलारिटी। H3PO3 नॉर्मेलिटी बराबर 2m और H3PO4 नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 3 है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो, आ रहा है। चलो Al2SO4 होल थ्राइस दे दिया, n फैक्टर कितना बताया था, 6 बताया, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 6 टाइम्स मोलारिटी, ठीक है। बोलो, हो जाएगा ये रिलेशन बिटवीन नॉर्मल मोलारिटी।
जो क्वेश्चन मोलारिटी के ऊपर करवाए थे वो सारे के सारे नॉर्मेलिटी के ऊपर बन सकते हैं। बस आपको उसमें मॉलिक्यूलर मास की जगह आपको क्या पुट करना चाहिए था, मॉलिक्यूलर मास की जगह पुट करना चाहिए था क्या, इक्विवेलेंट मास। तो सारे क्वेश्चन वही बन जाएंगे। तो जो मोलारिटी में क्वेश्चन करवाए हुए उनको वापस करे एज ए नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हुए। बात सारी क्लियर। इसके लिए भी मिक्सिंग वगैरह के सारे रूल वही लगेंगे, मिक्सिंग वगैरह के सारे रूल वही लगेंगे जो उसके लिए अपने कैलकुलेट किया था। N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ये नॉर्मेलिटी हो जाएगी किसकी, मिक्सचर की। ठीक है बात, चलो आगे चलो। चले आगे बात करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये भी नहीं पढ़ाया था, मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जगह H2O2 ही हेडिंग लगा देता हूं। H2O2 इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। H2O2 से रिलेटेड कोई पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, पॉइंट्स बना बना के बता रहा हूं। फर्स्ट नंबर पॉइंट, H2O2 जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है H2O प्लस O2 के अंदर। H2O प्लस O2 के अंदर क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इसका मतलब H2O2 जो होता है ना वो थर्मली अनस्टेबल है। कैसा है, थर्मली अनस्टेबल है, जो ऑक्सीजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम है इसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो -1 होगा। ठीक है बात, चलो सेकंड नंबर बात, इंपॉर्टेंट बात सुनिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। ऑक्सीजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2 और मैक्सिमम +2। OF2 वाले में बताया था ना +2 होता है, तो -2 से +2 होता है, ये तो इंटरमीडिएट आ गया। और जब मैंने बोला था इंटरमीडिएट होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो किसकी तरह ट्रीट करता है, H2O2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, H2O2 किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब सुने बात को, इंपॉर्टेंट बात। इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में भी करेगा और कौन से मीडियम में करेगा, बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एसिडिक मीडियम में भी करता है, बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। चलो मैं बात करता हूं सबसे पहले H2O2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें भी फर्स्ट केस इन एसिडिक मीडियम। रट्टा कुछ नहीं मारना है, रट्टा मारोगे भूल जाओगे। H2O2 है, सबसे पहले दिमाग ये लगाओ, दो हाफ रिएक्शन ही होगी अब ये, तो इसको बैलेंस करोगे तो इलेक्ट्रॉन आएगा। जब हाफ रिएक्शन होती है या तो ऑक्सीडेशन की या रिडक्शन की तो इलेक्ट्रॉन आता है, जब फुल रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहां पे तो अब इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको। अब ये हाफ रिएक्शन बैलेंस करने का अपने पास कोई तरीका नहीं है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अलावा। फुल रेडॉक्स होती है तो उसे अपन बैलेंस करते हैं, मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है तो अपन ने मेथड बता रखा ITUS मेथड। इसको कैसे बैलेंस करोगे, पहले तो प्रोडक्ट याद करो। एक बात बताओ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, सेल्फ का रिडक्शन।
सेल्फ का रिडक्शन करेगा, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना चाहिए, -1 से -2 में जाना चाहिए। -2 वाला कौन सा कंपाउंड है? H2O। पहली बात ये समझ में आई या नहीं आई? H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरों का करेगा ऑक्सीडेशन, खुद का करेगा रिडक्शन। दूसरों का करेगा ऑक्सीडेशन, खुद का करेगा रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। -1 से डिक्रीज होके कहां पे जा सकता है? -2 में। -2 वाला कंपाउंड बोलो, H2O हो गया। बात क्लियर? बस अब आपको सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इसमें O2 कितने है, ऑक्सीजन कितने है? 2, ये 2 हो गए। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन कितने है? 2 है, 2 ही है ना, तो 2H+ जोड़ दो, एसिडिक मीडियम है तो जोड़ दिया, 2H+। अब H+ आया तो इलेक्ट्रॉन भी जुड़ेगा, कितना? 2। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन। सेल्फ का रिडक्शन करता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख लो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, हुआ ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन फैक्टर कितना? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। बात आई समझ में? पहली बात। सेकंड नंबर बात, इन बेसिक मीडियम, मैं बेसिक मीडियम में बोल रहा हूं एसिडिक मीडियम की तरह ही बैलेंस कर दो, बस H+ वगैरह मत लगाना। तो मैंने कहा H2O2 मतलब H+ लगा दो आप, तो इलेक्ट्रॉन मत ऐड करना अभी। अब एसिडिक मीडियम में तो H+ तो आ नहीं सकता है, नहीं आएगा साहब। H+ नहीं आएगा तो H+ को हटाने के लिए मैंने 2 OH- ऐड किया, तो इधर भी कर दो, कर दिया इधर, इधर कर दिया, तो ये 2H+ और 2 OH- मिलके क्या बन गया? 2H2O। 2H2O से 2H2O क्या हो गया? कैंसिल। इधर माइनस का 2 चार्ज है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। तो बेसिक मीडियम में H2O2 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करेगा तो खुद किस में कन्वर्ट होगा? OH- में। और एसिडिक मीडियम में H2O। बोलो ओके है मामला? बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दो, इलेक्ट्रॉन मत ऐड करो। H+ को हटाना है तो OH- ऐड कर दो। चलो सेकंड नंबर बात, H2O2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों का रिडक्शन, सेल्फ का ऑक्सीडेशन। फर्स्ट इन एसिडिक मीडियम, फर्स्ट इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में बात करोगे दूसरों का रिडक्शन, सेल्फ का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब तो होता है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना, तो वो आएगा 0 में। आ गया 0 में। H2O2 है तो 2H+ ऐड कर दो, 2H+ ऐड किया तो 2 इलेक्ट्रॉन भी आएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस इधर तो -2 ही तो लिखा जा रहा था, उधर जाते ही +2 हो गया, है ना, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में मैंने बोला ना एसिडिक मीडियम की तरह ही बैलेंस कर दो, बस इलेक्ट्रॉन मत लिखना। तो इलेक्ट्रॉन नहीं लिखू तो H2O2 लिखा मैंने, O2 लिख दिया, 2H+ लिख दिया, 2H+ लिखा तो 2 OH- भी लिख दो, इधर भी 2 OH- लिख दो, ये मिलके क्या हो गया? 2H2O हो गया। तो H2O2 + 2 OH- इज इक्वल टू O2 + 2H2, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन लिखी दो। तो O2 तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या बनेगा? H2O भी बनेगा। बेसिक मीडियम में जब H2O2 किसकी तरह ट्रीट कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो मैंने कहां से स्टार्ट किया, H2O2 स्टार्ट किया। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, अनस्टेबल होता है, H2O + O2 में डिकम्पोज हो जाता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट आता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह ट्रीट कर सकता है। इवन यहां तो ये एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में करेगा। चलो H2O2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करता है? ये ट्रीट करता है। एसिडिक मीडियम में क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन, सेल्फ का रिडक्शन। सेल्फ का रिडक्शन करवाना है तो H2O2 सेल्फ का रिडक्शन कराओगे तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना चाहिए, -1 से डिक्रीज होगा तो -2 में, तो H2O बनाना है, बना दिया। ऑक्सीजन को बैलेंस किया मैंने तो यहाँ 2 लिखा, 2 लिखा तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2H+ लिख दिया। अब चार्ज बैलेंस कर दो। बेसिक मीडियम में क्या करना है? सबसे पहले तो
एसिडिक मीडियम जितना बैलेंस कर दो, इलेक्ट्रॉन मत ऐड करो बस, ठीक है। फिर क्या करो, H प्लस हटाना है तो OH माइनस ऐड कर दो, तो वो तो दोनों साइड होंगे। फिर ये बन गया 2H2O, इधर 2H2O से 2H2 कैंसिल होगा, ये हो गया। सिमिलर वे में क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बात क्लियर हो गई। ये 2 पॉइंट हो गए H2O2 के बारे में। थर्ड नंबर पॉइंट, सी नंबर पॉइंट, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। H2O2 की क्या होती है, जैसे मोलैरिटी होती है, नॉर्मेलिटी होती है, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन होती है कंसंट्रेशन टर्म्स में। तो इसके लिए क्या डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। कैसे, XVH2O2 लिखा हुआ होता है, 10VH2O2 लिखा हुआ होता है, इस टाइप से लिखे हुए होते हैं। इस XVH2O2 का मतलब क्या, पहले तो बेसिक मीनिंग समझ लो। XVH2O2 का मतलब क्या है, ठीक है। XVH2O2 का मतलब क्या है, 1 liter of H2O2, 1 liter of H2O2 gives X liter of O2 at NTP। 1 liter of H2O2 gives X liter of O2 at NTP या फिर STP, ऐसा बोल सकते हो। अपन NTP कंसीडर कर रहे हैं। 1 liter of H2O2 gives X liter of O2 at NTP। इसका मतलब ये होता है, ये जो X लिखा हुआ होता है ये तो मिलता है O2, और H2O2 का हमेशा फिक्स लेना है 1 लीटर। मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे 10VH2O2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 लीटर H2O2 gives 10 लीटर O2 at NTP। इसका मतलब ये होता है बेसिकली। बस आपको तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, देखो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा मैंने, आपसे ये लिख दिया, मैंने आपसे ये बोला, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी obtained from 200 ml of 20V H2O2। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इस 200 ml को तो भूल जाओ एक बार, आप तो ये 20V का मतलब समझो। 1 लीटर H2O2 होता तो 20 लीटर O2 देता, बस। अब आपके पास कितना ml है, 200 ml है, तो 200 ml H2O2 है, तो ये 1/5 हो गया, तो 20 डिवाइड बाई 5 कितना, 4 लीटर O2 देगा, 4 लीटर O2 देगा। समझ में आ रही है बात, बोलो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और देखो इसके ऊपर, और देखो, चलिए क्वेश्चन और देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2O2। इस बार उल्टा क्वेश्चन दिया है, वॉल्यूम ऑफ 25V H2O2 which gives 2 liter of 2 लीटर, या ऐसा लिख लो 7.5 लीटर O2 at NTP। वॉल्यूम ऑफ H2O2 कैलकुलेट करना है, तो ठीक है, मैंने कहा कर लेते हैं। इसका मीनिंग समझो आप, तो 1 लीटर H2O2 gives 25 लीटर O2। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है इस बार, H2O2 कैलकुलेट करना है, तो वो राइट हैंड साइड में रखे।
तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 25 लीटर O2 ऑब्टेन फ्रॉम 1 लीटर H2O2। तो 1 लीटर O2 1/25 एंड 7.5 कितना आ जाएगा 0.3 लीटर ऑफ H2O2। 0.3 का मतलब क्या हो गया बोलो 300 ml H2O2 चाहिए। बोलो भैया, ठीक है, हो जाएंगे ये दोनों क्वेश्चन। आगे देखो, फोर्थ पार्ट, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। H2O2 के लिए बात कर रहा हूं। तो मोलारिटी जो होती है वो XV अपॉन 11.2 होती है। ये फॉर्मूला याद रखें, इनका यूज करूंगा मैं, है ना। XV अपॉन 11.2 और नॉर्मेलिटी जो होगी मैंने अभी बताया था H2O2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे बार बार, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होगी 2 टाइम्स मोलारिटी। तो 2 टाइम्स मोलारिटी आ गई तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा XV अपॉन 5.6। अब कभी कभार क्या होता है ये 11.2 लिखा हुआ नहीं होता, अपन एनटीपी पे 22.4 लीटर कंसीडर करते हैं तो 11.2 होता है, एसटीपी पे वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है, तो कभी कभार यहाँ पे 11.35 दे रखा होगा, ठीक है। अगर 11.2 दे रखा तो 11.2 वाला सही है, एनटीपी कंसीडर हुआ, ठीक है। तो n इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा XV अपॉन 5.6। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे, H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे देगा, मोलारिटी पूछ लेगा, या मोलारिटी दे देगा और वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ लेगा, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ calculate the volume strength of 0.25 m H2O2 ये दे दिया। तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए रिजल्टेंट, मोलारिटी इज इक्वल टू होता है XV अपॉन 11.2, तो V वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू M इंटू 11.2, ये 1/4 है इंटू 11.2, 2.8 V आएगा, 2.8 V H2O2 आएगा। तो देखिएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हो गई, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हो गया, इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट कंप्लीट, पूरे सारे एन फैक्टर वगैरह, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और H2O2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब की बात अपन कर चुके हैं, ठीक है बात। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे, अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, फर्स्ट नंबर टॉपिक। सेकेंड नंबर टॉपिक बात करेंगे एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट को डिटरमाइन करने के मेथड। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, मैं सारे क्वेश्चन को, इन सारे मेथड को डील करने वाला हूं क्वेश्चन के थ्रू, सारे मेथड को डील करने वाला हूं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो अपन सीधा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जहां पे मेरे को रिक्वायरमेंट होगी कि हाँ आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बताना है तो ठीक है, अदरवाइज मैं सारे आपको न्यूमेरिकल के थ्रू करवाऊंगा और आपको वापस उनकी प्रैक्टिस करनी है। अभी तक जितना पढ़ाया है ना रेडॉक्स वगैरह सब कुछ, अब काम आने वाला है नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर सारा कुछ काम आने वाला है, ठीक है बात। तो यहां तक करना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।